हेलो, वेलकम टू एमबीट एसएससी। इस वीडियो में हम करेंगे इकोनॉमिक्स के बेसिक्स और इन सब टॉपिक्स को टच करते हुए चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होती ही क्या है। देखो, किसी भी देश में ना रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, लेकिन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं। तो अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, इसी चीज़ की स्टडी को कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है। और लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स को ही बोल देते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल। नाउ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। इन्होंने एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में। इन्होंने दो कंसेप्ट दिए थे, लेजे फेयर और इनविजिबल हैंड का। लेजे फेयर का मतलब होता है कि मार्केट को फ्री छोड़ देना चाहिए, और इनविजिबल हैंड का मतलब होता है कि एक फ्री मार्केट में ऐसी अनसीन सेल्फ रेगुलेटिंग फोर्स काम करती है जो चीज़ों के प्राइसेस को खुद डिटरमिन कर देती है, ड्रिवन बाय सप्लाई एंड डिमांड। यानी कि किसी चीज़ की कितनी डिमांड और सप्लाई है, उससे उसका प्राइस खुद डिटरमिन हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें इतना ही था। अब आते हैं तीन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जो किसी भी इकोनॉमी में होती हैं। पहली प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और तीसरी, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाएं, जैसे जो कंज्यूमेबल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बनाएं, या कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाएं, मशीनरी वेपन ज़्यादा बनाएं। हाउ टू प्रोड्यूस, इसमें आ जाता है कि मोर लेबर इंटेंसिव होगी या मशीन इंटेंसिव काम हमारा ज़्यादा होगा। और तीसरा आ जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि अगर कद्दू कटेगा तो सब में बराबर बटेगा, या अमीर को ज़्यादा मिल जाएगा, गरीब को कम मिलेगा। ठीक है। इन तीन प्रॉब्लम्स के ही सॉल्यूशन देने के लिए हमारे पास तीन सिस्टम्स हैं जिन्हें कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम्स। उन तीन सिस्टम्स का नाम है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरी आती है इंडियन इकोनॉमी टाइप की मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो, हर पैरामीटर पे इनको हम कंपेयर करके देखेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज की ओनरशिप होती है वो किसके पास होती है? प्राइवेटली ओन्ड होती है, या फिर कॉरपोरेशन यानी कंपनीज के पास होती है। लेकिन सोशलिस्ट में जो रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट के पास होते हैं। और मिक्स्ड में, जैसा नेम सजेस्ट करता है, इन दोनों का मिक्स होता है। प्राइवेट के पास भी होती है और पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। प्राइमरी मोटिव, कैपिटलिस्ट में प्राइमरी मोटिव होता है कि प्रॉफिट किसी तरह मैक्सिमाइज हो जाए, क्योंकि कंपनीज बेसिकली किस लिए काम करेंगी? ताकि उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। सोशलिस्ट में सरकार कंट्रोल कर रही है तो सोशल वेलफेयर और इक्वालिटी उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है। और मिक्स्ड में ये दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। वैसे ही प्राइस डिटर्मिनेशन, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हमने अभी देखा, डिमांड एंड सप्लाई से खुद इसका प्राइस डिटरमिन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इनविजिबल हैंड। अभी ऊपर देखा ना, इनविजिबल हैंड क्या था कि डिमांड एंड सप्लाई से किसी भी चीज़ का प्राइस खुद डिटरमिन हो जाएगा। ठीक है। और सोशलिस्ट में क्या होता है? अब गवर्नमेंट का इतना होल्ड है तो प्राइस भी गवर्नमेंट ही उसमें फिक्स करती है। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन करता है? दोनों करते हैं। जैसे कि मार्केट फोर्सेस प्राइस डिटरमिन करती है मैक्सिमम चीज़ों का, लेकिन जो एसेंशियल गुड्स होती हैं उनको सरकार रेगुलेट करती है। जैसे कि राशन हो गया। अब राशन एक लिमिट से ज़्यादा महंगा नहीं हो सकता इंडिया में, वरना गरीब कैसे खरीदेगा? तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? उनके प्राइसेस को रेगुलेट करती है। अब आते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट में। कैपिटलिस्ट में रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? मिनिमल होता है, लेजे फेयर, यानी कि फ्री मार्केट, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। सोशलिस्ट में पूरा कंट्रोल ही गवर्नमेंट का होता है, प्रोडक्शन हो गई या डिस्ट्रीब्यूशन हो गई सब गवर्नमेंट करेगी। और मिक्स्ड में क्या होता है कि गवर्नमेंट रेगुलेटर की तरह एक्ट करती है, यानी कि मार्केट को चलने देती है, लेकिन उस पर एक थोड़ा कंट्रोल भी रखती है, पर पूरा कंट्रोल नहीं रखती। ठीक है। और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कैपिटलिस्ट की एग्जाम्पल्स आ जाती हैं यूके, यूएस, जापान। और सोशलिस्ट में यूएसएसआर, अभी तो नहीं रहा यूएसएसआर, लेकिन पहले हुआ करता था। और नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट का कितना ज़्यादा होल्ड है। तो ऐसा होता है सोशलिस्ट सरकारों में। और मिक्स्ड इकोनॉमी,
अपना इंडिया, फ्रांस और स्वीडन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आप इसको एक बार दोबारा देख लेना। अब किसी भी इकोनॉमी को हम क्लासीफाई करते हैं 3 सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है कि हम सीधे अर्थ से ही रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया। अर्थ के बिना एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, फॉरेस्ट्री पॉसिबल नहीं है, फिशिंग, माइनिंग, ये सारे के सारे किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में। नाउ सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? इसी को बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें क्या है कि प्राइमरी सेक्टर से जो भी रॉ मटेरियल आया उसको हम प्रोसेस करके या फिर मैन्युफैक्चर करके कुछ किसी और चीज़ में तब्दील कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वीट कहाँ से आएगा? प्राइमरी सेक्टर से। इसको हमने एक फैक्ट्री में डाला और क्या बना दिया? बिस्किट। तो अब ये क्या हो गया? मैन्युफैक्चर हो गया। तो प्राइमरी रॉ मटेरियल से हमने क्या बना दिया? कोई न्यू गुड्स बना दी। इसी चीज़ को कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। ये जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है यही होता है सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर ही है जो कि किसी भी देश को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये रोड हो गए, बिल्डिंग हो गए, ये सब किस में आता है? कंस्ट्रक्शन हो गई, ये सारा आता है सेकेंडरी सेक्टर में। और तीसरा आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में सारी की सारी सर्विसेज आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अब बात कर देते हैं इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की। तो जो प्राइमरी सेक्टर है ये सबसे ज़्यादा इंडिया में लोगों को एम्प्लॉय करता है, 40 से 45%, लेकिन जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 15 से 20%। सेकेंडरी सेक्टर 25 से 30% ही लोगों को एम्प्लॉय करता है और 25 से 30% ही कंट्रीब्यूट भी करता है। लेकिन टर्शियरी सेक्टर 25 से 30% लोगों को एम्प्लॉय करता है, लेकिन इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, 50 से 55% के बीच में। ठीक है, अब टर्शियरी सेक्टर में ही नीचे 2 और सब क्लासिफिकेशंस हैं जिन्हें कहते हैं क्वाटर्नरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर। क्वाटर्नरी सेक्टर में क्या होता है? इसमें वो सारी सर्विसेज आ जाती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए होती है, जैसे R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर IT प्रोफेशनल हो गए। इसमें क्या है कि आप बिना नॉलेज के नहीं बन सकते, या फिर प्रोफेसर्स हो गए। तो इन सब में क्या है? बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, इसलिए इसे कहते हैं क्वाटर्नरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर में क्या होता है कि जो टॉप लेवल की डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज के CEOs या पॉलिसी मेकर्स हो गए, बेसिकली गवर्नमेंट, तो ये सब क्या करते हैं? इनके डिसीजन से दुनिया में फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा SSC में ये भी पूछा जाता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है इसे बोलते हैं रेड कॉलर जॉब, सेकेंडरी सेक्टर को बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब, और टर्शियरी सेक्टर में इनके कॉलर क्योंकि गंदे नहीं होते हैं तो इन्हें कहते हैं वाइट कॉलर जॉब्स। ठीक है, और क्वीनरी सेक्टर को क्या बोलते हैं? ये सोने के कॉलर पहनते हैं इसलिए इन्हें कहते हैं गोल्ड कॉलर जॉब्स। ठीक है, इसमें इतना ही था। अब आ जाते हैं 2 ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में 2 ब्रांचेज होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ब्रांचेज बेसिकली और कुछ नहीं है, 2 अप्रोचेस हैं इसको स्टडी करने के लिए इकोनॉमिक्स को। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? सिंगल यूनिट को स्टडी करते हैं, सिंगल कंज्यूमर, सिंगल फर्म, सिंगल हाउस होल्ड। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं, यानी कि पूरी इकोनॉमी एज होल को स्टडी करते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक ट्री को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक पूरे जंगल को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम टॉपिक्स पढ़ते हैं जैसे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी है, फिर प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? नेशनल इनकम, GDP और एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, जो मतलब पूरे देश को इम्पैक्ट करती हैं चीज़ें। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स माना जाता है अल्फ्रेड मार्शल को, और मैक्रो इकोनॉमिक्स से फादर कौन है? जॉन मेनार्ड केनेस।
ठीक है। एडम स्मिथ कौन थे? एडम स्मिथ, देखो एडम स्मिथ ये कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और उसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं अल्फ्रेड मार्शल और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं जेएम केनेस। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अब अगर आप एक सिर्फ सिंगल स्मार्टफोन को स्टडी करोगे, उसकी सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, उसको नज़र में रखते हुए स्टडी करोगे तो वो आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर आप पूरे देश की जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बजट, पूरे फिस्कल पॉलिसी, इस पूरे को स्टडी करते हो तो वो आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ अगेन, अल्फ्रेड मार्शल को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में। इन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया था एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया था। इनको हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को अलग से पढ़ेंगे, तो अभी के लिए जस्ट रिमेंबर दिस। एंड जेएम केनेस, इनको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, इनकी जो थ्योरीज थी वो ग्रेट डिप्रेशन 1929 के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। इन्होंने बुक लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1936 में। और ये याद रखना ज़रूरी है कि इन्होंने कहा था कि जब रिसेशन में होती है कोई भी इकोनॉमी तो उस वक्त गवर्नमेंट इंटरवेंशन नेसेसरी होती है, यानी कि गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग यानी कि एक्सपेंडिचर बढ़ा देना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। फिर लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी इन्होंने ही दी थी। इस थ्योरी को भी हम तब डिटेल में करेंगे जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे होंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बेसिक्स में इतना ही याद रखना ज़रूरी है। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स आप दोगे कमेंट्स में, और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। अब आ जाते हैं कुछ PYQs पे। तो स्कार्सिटी प्रॉब्लम, रिमेंबर द फर्स्ट स्लाइड। स्कार्सिटी प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड वांट्स और अनलिमिटेड रिसोर्सेज, ऐसा है क्या? आई डोंट थिंक ऐसा है। अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो हमारे पास नहीं है कैसे भी। क्या अनलिमिटेड वांट्स हैं और अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं? ऐसा तो नहीं है, अभी हमने ऊपर देखा। क्या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं? यस, ठीक है। संसाधन कम है लेकिन इच्छाएं अनलिमिटेड है। इनविजिबल हैंड क्या था? इनविजिबल हैंड था कंट्रोल ऑफ मोनोपलीज, नहीं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा। गवर्नमेंट कंट्रोल इन मार्केट्स, नहीं। मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव्ड वाया सेल्फ इंटरेस्ट, यस। इसका मतलब कि जो मार्केट है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। सेलर और बायर, इसके हिसाब से जो सेलर का प्राइस है वो ऐसा होना चाहिए कि ये खरीद पाए, तो इस चीज़ को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? सेल्फ इंटरेस्ट से आ जाएगा, यानी मार्केट को खुला छोड़ दो, वो सप्लाई एंड डिमांड से इस मार्केट इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगी, ठीक है। इसी को कहते हैं इनविजिबल हैंड। जेएम केनेस के अकॉर्डिंग सब मोस्ट इफेक्टिव टूल क्या था फॉर रिवाइविंग एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ डिप्रेशन? पब्लिक सेविंग्स को इंक्रीज कर दो, ऐसा तो हमने नहीं सुना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को कम कर दो, ऐसा भी हमने नहीं पढ़ा। क्या एक्सपैंड कर दो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को? यस, अभी हमने ऊपर देखा था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को एक्सपैंड करना ही पड़ेगा, ऐसा जेएम केनेस का मानना था ड्यूरिंग अ रिसेशन या फिर डिप्रेशन। अब मुझे बताइए इकोनॉमिक्स इनमें कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं? क्या इन्फ्लेशन इंडिविजुअल चीज़ की देखी जाती है कि पूरी देश में देखी जाती है? इन्फ्लेशन रेट तो पूरे देश में देखी जाती है, तो इसका मतलब ये किस में आएगा फिर? ये आएगा मैक्रो में। तो यहाँ तो माइक्रो लिखा है तो ये गलत हो गया। प्राइस ऑफ टी एक चीज़ है कि पूरे एग्रीगेट चीज़ है? टी सिर्फ एक प्रोडक्ट है, तो एक प्रोडक्ट के प्राइस को मैक्रो में तो नहीं आना चाहिए, इसको आना चाहिए था किस में? माइक्रो में।
तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेशनल इनकम यानी पूरे देश को जो चीज़ अफेक्ट कर रही है, और वो किस में आएगा? मैक्रो में। यस, सो दिस इज द राइट आंसर। फिर अगेन जीडीपी पूरे देश को अफेक्ट करती है, ये भी मैक्रो में आना चाहिए था, लेकिन यहाँ माइक्रो लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो लेटेस्ट क्वेश्चन सही है। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज, हाँ, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी किसे कहते हैं? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को? ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। पब्लिक फाइनेंस को? नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को? माइक्रो इकोनॉमिक्स को तो प्राइस थ्योरी कहते हैं, राइट? तो फिर क्या आंसर बचा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। और याद रखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे? J.M. कीनेस। और इनकी बुक क्या थी? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसी मैक्रो इकोनॉमिक्स में एम्प्लॉयमेंट तो आप ऐसे भी कैसे लगा सकते हो? अच्छा, एक चीज़ शायद मैं बताना भूल गया कि हमने देखा था किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं मेनली, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। लेकिन जब गरीब होता है एक देश, एक इकोनॉमी के पास जब पैसा कम होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा लोग किसमें एम्प्लॉयड होते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, जैसे जैसे वो डेवलप करता है तो फाइनल स्टेज में, ठीक है, हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट्स में जो टर्शरी सेक्टर होता है ये सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है और एग्रीकल्चर से लोगों की डिपेंडेंस कम हो जाती है। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे, हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट में कौन सा सेक्टर है इकोनॉमी का जो कि सबसे लेस कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को? तो अभी हमने देखा कि जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है वैसे वैसे प्राइमरी सेक्टर का जो वर्चस्व है वो कम हो जाता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में इंडिया की कितनी वर्कफोर्स थी 2011-12 में? आंसर हो जाएगा 24%। ठीक है, नाउ होटल्स, हमें देखना है कि इनमें से सही, वो शायद मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, लेकिन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं? होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स आर द पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स क्या टर्शरी सेक्टर्स में आएंगे? होटल या रेस्टोरेंट में आप कुछ भी टेंजिबल नहीं लेते हो, आप वहाँ पे जाके उनकी सर्विसेज लेते हो, तो यस, 1 तो सही है। माइनिंग एंड क्वायरिंग आर द पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। माइनिंग क्या होता है? आप जमीन से खोद कर कुछ निकाल रहे हो, तो डायरेक्ट जब अर्थ से कुछ ले रहे हो तो वो टर्शरी सेक्टर में थोड़ी आता है, वो तो आता है प्राइमरी सेक्टर में, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। क्या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्राइमरी सेक्टर से आती है? जमीन से निकलती है इलेक्ट्रिसिटी? नहीं निकलती है, तो ये किस में आ जाएगा? तो सिर्फ इसमें 1 ही सही था। नो, क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं चाहता हूँ कि आप होमवर्क करें एंड इसका आंसर कमेंट्स में लिख दें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगली वीडियो जल्दी आएगी। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और नेशनल इनकम ही स्टार्ट करेंगे, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है, एंड अगली वीडियो कल आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।